अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। देयर आर टोटल 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सो फार। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमारा था 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड वाज ऑफ 1962 कॉन्स्टिट्यूशन एंड थर्ड वाज 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन तीनों कॉन्स्टिट्यूशन के कंप्लीट जो सेलिएंट फीचर्स हैं उनको हम वन बाय वन अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हैंड रिटन नोट्स के साथ हम इन तमाम लेक्चर्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको हैंड रिटन ये नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में जो लिंक मौजूद है उसको विजिट कर सकते हैं। अगर नोट्स मौजूद नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, वी विल प्रोवाइड यू विद पीडीएफ नोट्स। तो फर्स्ट जो हम सेलिएंट फीचर्स स्टडी करेंगे वो हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 के। अस्सलाम वालेकुम। कॉन्स्टिट्यूशन की लेक्चर सीरीज में हमारा नेक्स्ट लेक्चर है सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। कॉन्स्टिट्यूशन जैसे 1956 से ज़ाहिर हो रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन किस ईयर में बना था, 1956 में, एंड दिस वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इतने सालों के बाद, ऑलमोस्ट आफ्टर 9 ईयर्स, पाकिस्तान बने के 9 ईयर्स के बाद पाकिस्तान का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना। उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रॉब्लम्स आई उसके बनते हुए, और क्यों प्रॉब्लम्स आई, और क्यों फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन 1956 से जस्ट 1958 तक रहा और आफ्टर 2 ईयर्स ये एब्रोगेट हो गया। इन सब की भी अलग अलग से हम वीडियोस में इसको डिस्कस करेंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की लेक्चर सीरीज में। फर्स्ट हम ये इसके यहाँ पर इस वीडियो में हम जस्ट सेलिएंट फीचर्स स्टडी करेंगे इसके। तो फर्स्ट हम ये देख लेते हैं कि इसमें कितने आर्टिकल्स हैं। टोटल 234 आर्टिकल्स थे इस कॉन्स्टिट्यूशन में। ये एब्रोगेट हो गया, अब इनेक्ट नहीं है ये। इसके 13 पार्ट्स थे और इसके 6 स्केड्यूल्स थे। अभी जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो आप कंपेयर करके ये आर्टिकल्स, पार्ट्स और स्केड्यूल्स को अच्छे से याद कर सकते हैं तीनों कॉन्स्टिट्यूशन के। इट वाज इनेक्टेड ऑन 23 मार्च 1956। इसको इनेक्ट किया गया था, जो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जिस तरह से इसको पास किया गया, देन इसको इन्फोर्स किया गया। तो इसकी जो इन्फोर्समेंट की डेट है वो क्या है, 23 मार्च 1956। उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलिएंट फीचर्स, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे हैं बहुत सारी स्टेट्स के, जैसे जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल यूके है, जिसका ग्रेट ब्रिटेन, इसका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, 3 के 3 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के रिटन है। तो फर्स्ट जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन भी पाकिस्तान का क्या था, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। इट्स नेचर वाज इस्लामिक। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में हर जगह पर, हर पॉइंट को बनाते हुए, हर उसमें जो भी आर्टिकल्स शामिल किए गए, पार्ट्स, कैजुअल्स, इस्लाम को मद्देनजर रखा गया वहाँ पर। बिकॉज एज यू नो कि पाकिस्तान बना ही किस नेम पर था, इस्लाम के नेम पर बना था। तो ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे तीनों कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक नेचर के हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है वो किस पर बेस करता था, इस्लामिक प्रिंसिपल्स पर। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी स्टेट के लिए, उसकी गवर्नमेंट होती है कि किस तरह का सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होगा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये था कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो किस तरह की होगी, फेडरल फॉर्म होगी। फेडरल आप समझ सकते हैं कि फेडरल जैसे अभी भी हमारे करंट कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसा ही है। फेडरल में एक फेडरल जो है वो एंटिटी होती है, जैसे जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाता है, और उसके अंडर जो है वो डिफरेंट प्रोविंसेस होते हैं। तो जो कुछ पार्ट्स हैं फेडरल के पास होती हैं और कुछ पार्ट्स किसके पास होती हैं, प्रोविंस के पास। यानी पार्ट्स का मतलब ये है कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर लेजिस्लेशन कौन कर सकता है। तो अगर जिन कुछ पार्ट्स पर सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे डिफेंस हो गया हमारा, फॉरेन पॉलिसी होगी, इस पर प्रोविंसेस अलग से लेजिस्लेशन नहीं कर सकते, इस पर जस्ट कौन लेजिस्लेशन करेगा, सेंटर। और कुछ चीज़ों पर, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिन पर जस्ट प्रोविंसेस अपनी अपनी प्रोविंसेस की जो है वो लेजिस्लेशन कर सकते हैं। तो यही फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था हमारे पास। और प्रोविंसेस को क्या दी गई थी, ऑटोनॉमी दी गई थी। ऑटोनॉमी मीन्स पावर दी गई थी उनको कि वो काफ़ी हद तक, काफ़ी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर प्रोविंस खुद लेजिस्लेशन कर सकता है। जैसे एजुकेशन 18th अमेंडमेंट के बाद तमाम प्रोविंसेस की लेजिस्लेशन का सब्जेक्ट बन गया है। तो अपनी एजुकेशन के तमाम सिस्टम्स को कोरोना में जिस तरह से अगर ऑफ करने थे या नहीं करना था, इन तमाम लेजिस्लेशन को कौन कंट्रोल करते हैं, तमाम प्रोविंसेस खुद। उसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फेडरल ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। तो ये अगर हम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो वो हमारे पास कौन सा था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखिए 2 तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बेसिक जो है पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं और एक हेड ऑफ स्टेट होते हैं। हेड ऑफ स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट होते हैं और हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जिस भी स्टेट में प्राइम मिनिस्टर के पास ज्यादा पावर्स होंगी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, वो कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, पार्लियामेंट्री। और जिसमें प्रेसिडेंट के पास होंगी वो क्या होगा, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस के पास जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो, इंडिया की बात करें तो, ये सारे क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो जो कैबिनेट मेंबर्स है वो सारे के सारे कहाँ से चूज किए जाते हैं, पार्लियामेंट से। कैबिनेट मेंबर्स को आप समझ सकते हैं जिस तरह से डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं हमारी स्टेट के अंदर, डिफेंस मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है, तो वो सब क्या होते हैं, कैबिनेट मेंबर्स होते हैं। और वो सारे के सारे कहाँ से चूज किए जाते हैं, पार्लियामेंट से। उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल। तो हमारे 3 कॉन्स्टिट्यूशन है अब तक। जो लेटेस्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, जो अभी तक इनेक्ट है, जिसको एब्रोगेट नहीं किया गया। तो इस सब में जो प्रीएम्बल था वो किसको बनाया गया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, इसकी हमारी प्लेलिस्ट में कंप्लीट वीडियो है,
वहां से जाके आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के सेलिएंट फीचर्स क्या हैं। तो ये जो प्रियम्बल्स मीन्स होता है इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट मतलब जो स्टार्टिंग में है हमारे इंट्रोडक्टरी कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग में जो पॉइंट्स हैं जो मेंशन किए गए हैं वो क्या है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के पॉइंट्स क्या हैं, वो तमाम इस्लामिक बेस्ड हैं। ये लियाकत अली खान ने इनको प्रेजेंट किया था, इसकी कंप्लीट आप लेक्चर इसका देख सकते हैं जाके, और ये सारा इस्लामिक बेस पर था। तो जिस तरह से हमने आगे देखा कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स की बेस पर था और इस्लामिक इन नेचर था, तो हमारा प्रियम्बल भी कंप्लीटली क्या था, इस्लामिक नेचर था कि सोवरेनिटी अल्लाह ताला की होगी और फंडामेंटल राइट्स को फॉलो किया जाएगा, मिनॉरिटीज को तमाम राइट दिए जाएंगे। तो इस तरह के पॉइंट्स जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में शामिल थे और इनको कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल बनाया गया कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इनको सबसे फर्स्ट पे रखा गया इंट्रोडक्टरी पार्ट के तौर पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में। अब तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सब्सटेंटिव पार्ट बन चुका है। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सब्सटेंटिव पार्ट बन चुका है, बट तीनों कॉन्स्टिट्यूशन का स्टार्टिंग में 1956 का भी कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रियम्बल था, 1963 के भी, 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें भी ऐसा ही था, और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही प्रियम्बल था, बट ये अब एक कॉन्स्टिट्यूशन का सब्सटेंटिव पार्ट बन चुकी है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और उसके तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप हमारे लेक्चर से विजिट कर सकते हैं। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो पार्लियामेंट, या फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो पार्लियामेंट होता है। पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट के 2 हाउसेस भी हो सकते हैं और 1 हाउस भी हो सकता है। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर पार्लियामेंट का जस्ट 1 हाउस है, और कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं। उन 2 हाउसेज जैसे अभी पाकिस्तान जो है बाइकैमरल पार्लियामेंट है हमारा, अपर हाउस है और लोअर हाउस है, जिसको सेनेट और क्या कहा जाता है, नेशनल असेंबली। बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जिनके अभी एक ही हाउस है, उनके मतलब बाई कैमरलिज्म नहीं, यूनी कैमरलिज्म है। तो पाकिस्तान का जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया वहां पर भी पार्लियामेंट में क्या था, जस्ट 1 हाउस था, मीन्स जिसको एक ही हाउस था हमारे पास, which was known as National Assembly, means lower house. Lower house is known as National Assembly. और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान के पास जस्ट 1 हाउस था, नेशनल असेंबली और यूनिकैमरलिज्म था। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वाज आल्सो यूनिकैमरल। अभी भी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी हमारा प्रोविंशियल लेजिस्लेचर अभी भी यूनिकैमरल है, बट जो हमारा पार्लियामेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हम पार्लियामेंट बोल सकते हैं, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, नेशनल असेंबली और सेनेट, ये हमारे जो है वो बाइकैमरल है। राइट, आइए अपने माइंड में रखना है कि अभी हमारे जो है वो बाइकैमरलिज्म है, बट 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये यूनिकैमरल था। बट जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है, देखिए सेंट्रल लेजिस्लेचर अलग से होता है और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर अलग से, और हमारा प्रोविंशियल लेजिस्लेचर अभी भी क्या है, यूनिकैमरल है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अगर हम उनकी स्टेट्स देखें डिफरेंट, अलग से 50 स्टेट्स हैं उनकी, तो सारी स्टेट्स के जो है वो अलग से जो है वो बाई कैमरल हाउसेज है, मतलब वो बाई कैमरलिज्म है, वहाँ पर 2 हाउसेज हैं उनकी, वहाँ पर स्टेट्स के भी। सेंट्रल तो है ही 2, बाकी भी क्या है, स्टेट्स के भी क्या है, 2 हैं। ओके जी, तो अगर नेशनल लैंग्वेजेस की बात की जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी 2 नेशनल लैंग्वेजेस थी, उर्दू और बंगाली। बहुत बड़ी रीज़न थी कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में, हर्डल्स आने में, कि उर्दू और बंगाली दोनों को ही नेशनल लैंग्वेज रखा जाएगा, तो दोनों विंग्स के जो रिप्रेजेंटेटिव है इसको एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट है लिस्ट रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंस। इसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड करें कि जिस तरह से डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे डिफेंस एक सब्जेक्ट है हमारा, उसके बाद फॉरेन पॉलिसी एक सब्जेक्ट है, एजुकेशन एक सब्जेक्ट है। तो इन तीनों सब्जेक्ट्स, अब देखिए डिफेंस पे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, प्रोविंस, और जो सेंटर है, दोनों लेजिस्लेशन नहीं कर सकते, बिकॉज एक के पास ही ये पार होगी। तो वो फेडरल लिस्ट ऐसे थी, वो लिस्ट के अंदर वो वाले सब्जेक्ट्स शामिल थे जिन पर सेंटर लेजिस्लेशन कर सकता था। मींस अगर डिफेंस है तो डिफेंस को सिर्फ फेडरल ही, सेंटर ही कंट्रोल करेगा, प्रोविंसेस का कोई भी लेना देना नहीं होगा डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से। तो दैट्स मीन के डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी फेडरल लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं। तो सेंटर लेजिस्लेट ऑन ऑल सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन दिस लिस्ट, मतलब जिस इस लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स थे उन पर जस्ट कौन लेजिस्लेशन कर सकता था, फेडरलिस्ट, मतलब उन पर जो भी एक्शन लेना है, उनके बारे में जो भी डिसीजन लेना है, वो जस्ट कौन लेगा, सेंटर लेगा। उसके बाद प्रोविंशियल लिस्ट थी, तो जैसे अभी 18th अमेंडमेंट के बाद एजुकेशन को जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दिया गया। इससे पहले ऐसा नहीं था। तो इससे पहले सेंटर सारे एजुकेशन के, सारे प्रोविंसेस के एजुकेशन के जो डिसीजन था वो कौन लेता था, सेंटर, बट ऐसा नहीं है। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर ऑथोराइज टू लेजिस्लेट ऑन ऑल मैटर्स गिवन इन प्रोविंशियल लिस्ट। तो प्रोविंशियल लिस्ट में जो भी सारे के सारे सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है उन पर कौन लेजिस्लेशन करेगी, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। राइट, उसके बाद कंकरेंट लिस्ट है। तो ये ऐसे जो सब्जेक्ट्स बाकी बच जाते हैं, तो पार्लियामेंट और प्रोविंस दोनों मिलकर उस पर लेजिस्लेशन कर सकते हैं। बट ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन था कि जो प्रेफरेंस है वो किसकी लेजिस्लेशन को दी जाएगी, पार्लियामेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिसीजन करेगी, तो फाइनल डिसीजन उन्हीं का माना जाएगा। राइट, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। इसको ऐसे नहीं आप एग्जैक्टली इसको
अंडरस्टैंड करके फिर इसको याद करें तो ये बहुत ईजी होगा आपके लिए। सेपरेशन ऑफ पावर्स, इसमें कोशिश की गई थी कि 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म तो नहीं कर सके, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन तौर पर ये मेंशन था कि हमारे सेपरेशन ऑफ पावर है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, 3 ऑर्गन्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट को रन करने के लिए। लेजिस्लेचर वो जो लेजिस्लेशन करते हैं, एग्जीक्यूटिव जो उसको इनेक्ट करवाती है, जो लेजिस्लेशन की जाती है, और जुडिशरी नजर रखती है दोनों पे कि सही से लॉज को करवाया जा रहा है इनेक्ट या नहीं करवाया जा रहा। तो ये जो तीनों ऑर्गन्स हैं, इन तीनों को उन्होंने कहा कि जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव पे कोई कंट्रोल नहीं, एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी पर, और लेजिस्लेचर का एग्जीक्यूटिव पे कोई कंट्रोल नहीं होगा, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर से इंडिपेंडेंट होगा। तो ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेंशन की गई थी, बट इसको प्रैक्टिस नहीं किया गया, इसीलिए 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर 2 years एब्रोगेट हो गया। बहुत सारी रीजन थी उसकी, वन ऑफ दोज ये भी थी कि जो है सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं था हमारे पास, एक ही जगह पर पावर को कंप्लीटली अमलगमेट कर दिया गया था, एक ही जगह पर एक्यूमुलेट कर दिया गया था। प्रेसिडेंट के पास बहुत ज्यादा पावर हो गई थी, आप ये कह सकते हैं। ओके, तो सेकंड लास्ट है हमारे पास नेम ऑफ द कंट्री। तो ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ही हमारी कंट्री की जो है वो नेम होगा। 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा नेम चेंज किया गया था, मीन्स उसमें इस्लामिक वर्ड रिमूव कर दिया गया था, बट बाद में लोगों के प्रेशर में आके उस नेम को अगेन चेंज कर दिया गया और इस्लामिक वर्ड अगेन से ऐड कर दिया गया फ्रॉम सदर अयूब खान, प्रेसिडेंट अयूब। तो उसको हम 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आर द फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो गारंटी किए गए थे एक्सेप्ट अंडर द इमरजेंसी सिचुएशन। तो ये एक एक्सेप्शनल क्लॉज है कि फंडामेंटल राइट्स सब लोगों को मिलेंगे, लेकिन जब इमरजेंसी लगा दी जाएगी प्रेसिडेंट की तरफ से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी पावर्स प्रेसिडेंट के पास ही थी, और अभी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसे ही है। तो जब इमरजेंसी लग जाती है किसी भी कंट्री के अंदर या स्टेट के अंदर, तो कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो सस्पेंड हो जाते हैं, राइट। फिर वो मतलब इनेक्ट नहीं किए, उनको गारंटी नहीं किया जाता है इमरजेंसी सिचुएशन में। तो ऐसा ही 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी था। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962। यू नो कि पाकिस्तान के टोटल 3 कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं अब तक। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, और उसके एब्रोगेशन के बाद जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन बना वो था पाकिस्तान का 1962। जिस ईयर में कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया गया या अप्रूव किया गया या प्रोमलगेट किया गया, उस ईयर के अकॉर्डिंग उस कॉन्स्टिट्यूशन का नाम रखा गया। और अभी तक 3 कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान के, 1956, 1962 और 1973, जो कि अभी करंट कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का। देन जनरल अयूब बिकेम चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ऑन October 27, 1958। देन उन्होंने एक कमीशन अपॉइंट किया। उस कमीशन को ये जो लीडरशिप है वो किसके पास थी? चीफ जस्टिस मोहम्मद शहाबुद्दीन के पास, और 10 अदर मेंबर्स थे, 5 ईच फ्रॉम ईस्ट एंड वेस्ट विंग ऑफ पाकिस्तान। अगर आप पॉलिटिकल हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करेंगे तभी आप कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दोनों को एक साथ स्टडी करने के लिए आप हमारी पोस्ट इंडिपेंडेंस की जो प्लेलिस्ट है उसको विजिट कर सकते हैं। उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल दोनों हिस्ट्रीज को एक साथ डिस्कस किया है। तो इस वीडियो में हमने ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखा है हिस्ट्री के बारे में, लेकिन इसके हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स को ही स्टडी करना है। 1962 के जो सेलिएंट फीचर्स हैं वो काफ़ी हद तक 1956 और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन से डिफरेंट हैं। तो इनको स्टडी करना और अंडरस्टैंड करना जो है वो बहुत ज़्यादा मस्ट है अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। तो इट प्रेजेंटेड इट्स रिपोर्ट ऑन May 6, 1961। अब 1958 के बाद 1961 में जो 10 मेंबर्स का कमीशन था जिसकी लीडरशिप जस्टिस मोहम्मद शहाबुद्दीन के पास थी, उन्होंने रिपोर्ट प्रेजेंट की ऑन May 6, 1961, और जनवरी 1962 को कैबिनेट ने और प्रेसिडेंट ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव कर दिया। प्रेसिडेंट वाज जनरल अयूब खान। दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रोमलगेटेड बाय प्रेसिडेंट अयूब ऑन March 1, 1962 एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन June 8, 1962। तो 1962 की वजह से इस कॉन्स्टिट्यूशन को 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, बिकॉज जिस ईयर में जिस कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया जाता था वही उस कॉन्स्टिट्यूशन का नेम था, या फिर उसको उसी तरह से आइन के नेम से याद किया जाता था। अभी हम इसके स्टडी करेंगे फीचर्स 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के। इसकी हिस्ट्री को हम इस वीडियो में अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, बिकॉज हिस्ट्री को हम कॉन्स्टिट्यूशन की अलग अपनी वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके लिए आप जाके प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। हम यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फीचर इज रिजिडिटी। देखिए, बाकी 2 कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ये कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें अमेंडमेंट इजी नहीं थी। ये बहुत ज़्यादा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन था 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज उस टाइम पे पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप थी, आप ये कह सकते हैं, आमरीत थी। जिस तरह से जनरल अयूब वाज अ डिक्टेटर, यू नो। तो उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो वो बहुत ज़्यादा, उसमें अमेंडमेंट करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर किसके पास थी? प्रेसिडेंट के पास थी। आल्दो कि अभी भी अप्रूवल किसका होता है हर अमेंडमेंट के बाद? प्रेसिडेंट का। बस प्रेसिडेंट इतना पावरफुल नहीं है जितना उस टाइम पे 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में था। अगर नहीं भी था तो वो फिर डिक्टेटरशिप थी, तो प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट पावर्स थी। तो 13 स्केड्यूल्स थे इसके अंदर और 250 आर्टिकल्स।
अगर आप तीनों कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स का कंपैरिजन देखना चाहते हैं, उनके इंपॉर्टेंट पार्ट्स का, तो उसके लिए भी आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। वहां पर इसकी कंप्लीट वीडियो कंपैरिजन के साथ मौजूद है। तो ये रिजिड था, अमेंडेबल बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट था, लेजिस्लेशन जहां पर की जाती थी, वहां की 2/3 मेजोरिटी चाहिए थी अमेंडमेंट करने के लिए। और उसके अलावा अथेंटिसेशन किसकी चाहिए थी? प्रेसिडेंट की। और प्रेसिडेंट के पास इतनी एब्सोल्यूट पावर्स तो थी कि वो इसको रिजेक्ट कर सकते थे अगर कोई अमेंडमेंट नहीं वो चाहते थे। और कोई भी उनको जो है वो पूछने वाला या कुछ भी ऐसा नहीं था कि प्रेसिडेंट से इस चीज़ का जवाबदेही की जाती। उसके बाद नेम ऑफ कंट्री और लैंग्वेज है। अब देखिए, ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस था 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन से इस कॉन्स्टिट्यूशन में, कि कंट्री का नेम जस्ट रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा गया 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में। बट उसके बाद डिफरेंट मैसेज जो थे, इस्लाम मैसेज, उनकी ये डिफरेंट पार्टीज थी या लोग थे, तो उनकी वजह से फोर्स किया गया कि इसका नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा जाए। बट ये बात आपने याद रखनी है कि 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान का नेम इनिशियल लेवल पर ही इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था, बट 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं था। तो उसके अलावा उर्दू और बंगाली ये दोनों ही नेशनल लैंग्वेजेस थी 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में। ऐसा ही 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसा ही था। बिकॉज अगर आप पॉलिटिकल हिस्ट्री पाकिस्तान की जानते हैं तो आपको पता है कि उस टाइम पे 1962 के टाइम पे पाकिस्तान के दो विंग्स थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। तो ईस्ट पाकिस्तान की जो लैंग्वेज थी वो बंगाली थी, और वेस्ट पाकिस्तान की जो लैंग्वेज है वो क्या थी? उर्दू। थर्ड सेलियंट फीचर जो है हमारे पास वो ये है कि ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। इसमें 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। देखिए, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, एक फॉर्म ऑफ स्टेट होती है और एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर हम बेसिक जो इस टाइम पे हम जिसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं वो पार्लियामेंट्री है या प्रेसिडेंशियल। अभी करंट पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम वो होता है जिसमें प्राइम मिनिस्टर के पास ज्यादा पावर्स होती हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन और आइन किसी भी कंट्री का या स्टेट का। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ज्यादा पावर्स किसके पास होती हैं? प्रेसिडेंट के पास। नेम से ही जाहिर हो रहा है। तो जो फेडरल फॉर्म ऑफ स्टेट है, अगर स्टेट की बात करें कि फॉर्म ऑफ स्टेट क्या होगा, तो फॉर्म ऑफ स्टेट डिफरेंट हो सकता है। फेडरल फॉर्म ऑफ स्टेट हो सकती है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ स्टेट हो सकती है, जिस तरह से इस टाइम पे चाइना में है। और फेडरल फॉर्म ऑफ स्टेट में क्या होता है कि फेडरल फॉर्म ऑफ स्टेट में सेंटर होता है और सेंटर के क्या होते हैं? प्रोविंसेस होते हैं। जैसे करंट पाकिस्तान में भी ऐसा ही है। तो फेडरल के पास कुछ पावर्स होती हैं और कुछ पावर्स किसके पास होती हैं? प्रोविंसेस के पास। जैसा कि आप अभी भी देख सकते हैं कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर लेजिस्लेशन हमारा सेंटर करता है और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर लेजिस्लेशन कौन करता है? हमारा प्रोविंस करता है। जैसे एजुकेशन के सारे डिसीजन 18th अमेंडमेंट के बाद हमारे प्रोविंस के पास हैं। तो इस तरह की जो स्टेट होती है उसको क्या बोलते हैं? फेडरल फॉर्म ऑफ स्टेट। तो फर्स्ट हम ये देख लेते हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या किया गया कि इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस था उसको अबॉलिश कर दिया गया, कि प्राइम मिनिस्टर के ओहदे को खत्म कर दिया गया। अगर आप पॉलिटिकल हिस्ट्री आपने पाकिस्तान की पढ़ी है तो उसमें आपने देखा होगा कि कितने सारे प्राइम मिनिस्टर चेंज किए पाकिस्तान ने अपने इनिशियल कुछ ईयर्स में ही। तो ये प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को इस कॉन्स्टिट्यूशन में खत्म कर दिया गया, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाया गया। और प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता था? इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू। अब उसका मेथड भी हम थोड़ा सा आगे अंडरस्टैंड करेंगे कि इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या था। इसमें ऐसा था कि एक पैनल जो नॉट मोर देन 3 कैंडिडेट्स का होता था प्रेसिडेंट का, और सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेशन। और सारी की सारी पावर्स जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन की वो किसके पास थी? प्रेसिडेंट के पास। आप ये कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट पावर्स जो हैं 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्टेटरशिप होने की वजह से किसके पास थी? प्रेसिडेंट के पास। ऐसी पावर्स जो आइन ने नहीं भी दी थी प्रेसिडेंट को, उनको भी यूटिलाइज किया जा रहा था उस टाइम पे। उसके बाद फेडरल फॉर्म ऑफ स्टेट है, तो इसको हमने अभी अंडरस्टैंड किया। तो ये है कि प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी था बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। ओन सेपरेट गवर्नमेंट्स थी दोनों की। प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी में यही है कि कुछ पे लेजिस्लेशन सेंटर कर रहा था और कुछ पे ईस्ट और वेस्ट विंग्स जो भी है। वेस्ट पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस थे इनिशियल लेवल पर। बट अगर आप देखें तो इसके बाद अगर आप पॉलिटिकल हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करें तो आप ये देखेंगे कि 1 यूनिट बना दिया गया था वेस्ट को, कि ईस्ट एक प्रोविंस है और वेस्ट एक प्रोविंस है। वेस्ट के अंदर नेक्स्ट जो 4 प्रोविंसेस हैं उनको खत्म कर दिया गया था और 1 यूनिट बना दिया गया था। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए पॉलिटिकल हिस्ट्री बहुत मस्ट है, और पॉलिटिकल को अंडरस्टैंड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। आपको अंडरस्टैंडिंग होगी दोनों हिस्ट्रीज की तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे जो भी फीचर्स होंगे। तो इसलिए आप हिस्ट्री को जरूर अंडरस्टैंड करें, और उसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं जिसमें हमने एक साथ पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को डिस्कस किया है। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। देखिए, यूनिकैमरल अब जिस तरह से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और फॉर्म ऑफ स्टेट है, इसी तरह से लेजिस्लेचर भी होता है किसी भी स्टेट का। लेजिस्लेचर उस बॉडी को बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को, जो लॉज बनाती है। जैसे इस टाइम पे हमारे पास पार्लियामेंट है, हमारा सेनेट है, हमारी नेशनल असेंबली है, तो ये लेजिस्लेचर है, हमारा लॉज बनाता है हमारी स्टेट के लिए, कंट्री के लिए, डिफरेंट तरह के। तो 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिकैमरल
यूनिकैमरल लेजिस्लेचर बनाया गया। यूनिकैमरल्स मीन वन हाउस, ओनली नेशनल असेंबली थी उस टाइम पे विद 157 मेंबर्स। इक्वालिटी बिटवीन टू विंग्स वाज मेंटेन्ड इट। तो ये इसी में इक्वालिटी को मेंटेन किया गया था कि एक जैसे मेंबर्स लेके जो है वो दोनों विंग से, तो ये एक ही हाउस बना दिया गया जिसको नेशनल असेंबली का नाम दिया गया। लेकिन इस टाइम पे अकॉर्डिंग टू 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पाकिस्तान के जो है वो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर नहीं है, बल्कि क्या है, बाइकैमरल। हमारे दो हाउसेस हैं, अपर हाउस इज सेनेट एंड लोअर हाउस इज नेशनल असेंबली। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन। इस कॉन्स्टिट्यूशन में इनडायरेक्ट मेथड इलेक्शन का इंट्रोड्यूस कराया गया। प्रेसिडेंट वाज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग 80,000 बेसिक डेमोक्रेट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू प्रोविंसेस। कि दोनों प्रोविंसेस से इक्वली जो है वो वोटिंग होगी और उस वोटिंग के थ्रू इलेक्ट किया जाएगा किसको, प्रेसिडेंट को। आपको पहले ही बताया कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो एब्सोल्यूट पावर्स और जो सोलली रिस्पॉन्सिबल होगा जो कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो कौन होगा, जस्ट हमारे प्रेसिडेंट इन 1962 अकॉर्डिंग टू 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1962 का, उसके अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन की सारी पावर्स, एब्सोल्यूट पावर्स किसके पास थी, प्रेसिडेंट के पास। ओके, ये तो होगी सेंट्रल गवर्नमेंट। कि सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या था। अब हम ये देखेंगे कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को किस तरह से रन किया जा रहा था। अभी भी आप देख सकते हैं, आपको आइडिया है होगा कंप्लीट, कि एक तो हमारा सेंट्रल लेजिस्लेचर है जिसको नेशनल असेंबली का नाम दिया गया है, और उसके बाद हमारे पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर होता है जिसको प्रोविंशियल असेंबली कहा जाता है। तो दो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बनी। आपको जैसे पहले ही बताया कि उस टाइम पे पाकिस्तान को 1 यूनिट, वेस्ट पाकिस्तान को 1 यूनिट बना दिया गया था। 4 प्रोविंसेस अलग अलग नहीं थे, जस्ट 2 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थी उस टाइम पे। एक वेस्ट विंग की, यानी कि 4 सूबे जो इस टाइम पे हमारा पाकिस्तान है, तो इसमें जो है वो वेस्ट पाकिस्तान जो उस टाइम पे था, उसके 4 प्रोविंसेस थे पहले, बट उसके बाद उसको 1 यूनिट बना दिया गया। और उसके अलावा एक ईस्ट पाकिस्तान था। तो 2 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थी। जस्ट आपने ये याद रखना है कि अलग-अलग से पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट्स नहीं थी, बल्कि वेस्ट पाकिस्तान ऑल ओवर एक ही प्रोविंस था उसको 1 यूनिट बनाने के बाद। तो इन पार्ट आपको एज यू नो कि हर प्रोविंसेस का जो हेड है, अगर सेंटर का हेड प्रेसिडेंट है, तो सारे प्रोविंसेस का हेड कौन होता है, गवर्नर। तो इन पार्ट टू पॉइंट प्रोविंशियल मिनिस्टर विद द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। उस टाइम पे 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से बनाया गया था कि ज्यादा से ज्यादा सोल पावर्स किसको दी गई थी, प्रेसिडेंट को। तो इसलिए उस टाइम पे भी वो सारे प्रोविंशियल मिनिस्टर को कर सकते थे अपॉइंट, लेकिन उसके लिए किसकी एडवाइस जरूरी थी, किसके साथ कंसल्टेशन करना जरूरी था, प्रेसिडेंट के साथ। एज आल्दो कि अभी भी ऐसा है, लेकिन उस तरह से पावर नहीं है प्रेसिडेंट की जिस तरह से 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में थी। नेक्स्ट प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर कंसिस्टेड ऑफ 150 मेंबर्स, लेटर ऑन इंक्रीज टू 218। तो दोनों प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स थे, चाहे वो ईस्ट पाकिस्तान का था चाहे वो वेस्ट पाकिस्तान का, तो उनके मेंबर्स की तादाद अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन थी। और उसके बाद उसको 218 जो है वो इंक्रीज कर दी गई, ये इस मेंबरशिप को या मेंबर्स को ज्यादा कर दिया गया। 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे जैसे हमारे बाकी के 2 कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को इंपॉर्टेंस दी गई है, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसा ही था। फंडामेंटल राइट्स वर ग्रांटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट ऑफ स्पीच, राइट ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, उसके अलावा राइट टू एजुकेशन और राइट टू वोट। तो ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स ग्रांट किए गए आम शहरियों को, आम मैन को। इस्लामिक प्रोविजंस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इस्लामिक कंट्री था हमारा, इस्लामिक स्टेट थी, इसलिए इस्लामिक प्रोविजंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। एज यू नो कि हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कंप्लीटली इस्लामिक वैल्यूज़ पर बेस करता है, तो इसको तमाम कॉन्स्टिट्यूशंस का प्रीएम्बल बना दिया गया। आल्दो कि अब इसको सब्सटेंटिव पार्ट बना दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये बात आपने याद रखनी है। तो ये प्रीएम्बल था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस या इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बनाई गई जिसमें लॉज बनाए जाने थे अकॉर्डिंग टू इस्लाम। और उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात पर जोर दिया गया कि मुस्लिम स्टेट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बेटर ताल्लुकात बनाए जाएं, फॉरेन पॉलिसी जो है वो मुस्लिम स्टेट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी रखी जाए। तो ये थे कुछ सेलियंट फीचर्स 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के। इससे पहले हम 1973 और 1956 दोनों के सेलियंट फीचर्स को डिस्कस कर चुके हैं। उसके लिए आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। इफ यू नीड नोट्स डू मेंशन इन रेलेवेंट वीडियोस कमेंट सेक्शन, वी विल प्रोवाइड यू विद पीडीएफ नोट्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सेलियंट फीचर्स ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। कि पाकिस्तान का जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, हम आज के टॉपिक में उसके तमाम सेलियंट फीचर्स को, उसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक पॉलिटिकल साइंस के लिए, पाकिस्तान अफेयर्स के लिए, पाकिस्तान स्टडीज़ के लिए और वैसे भी जनरल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कब अप्रूव हुआ और कब ये प्रोक्लेम हुआ हमारी कंट्री में। नेशनल असेंबली जो कि लोअर हाउस है पाकिस्तान के पार्लियामेंट का, उसने अप्रूव किया इस कॉन्स्टिट्यूशन को ऑन अप्रैल 10th 1973। 10 अप्रैल को इस कॉन्स्टिट्यूशन की जो असेंबली थी या जो कमीशन था इस कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन कर रहा था, तो नेशनल असेंबली ने उसको अप्रूव कर दिया। और इसको अब आपको पता है हमारे कंट्री में किसी भी लॉ को बनना हो या तो उसके लिए प्रेसिडेंट का एसेंट मस्ट होता है। सो ऑन अप्रैल 12 1973 को प्रेसिडेंट ने भी एसेंट दे दिया इस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। एंड देन ऑन अगस्त 14 1973 को ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोक्लेम हुआ, नाफिज हो गया हमारे कंट्री में। यानी 14 अगस्त 1973 को ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कंट्री का 3rd कॉन्स्टिट्यूशन बन गया।
अगर ओवरव्यू में बात करें सिंपल, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके टोटल 280 आर्टिकल्स हैं, 12 पार्ट्स हैं इसके और 5 स्केड्यूल्स हैं। एक्चुअली बेसिकली 12 पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स में नेक्स्ट चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स के अंदर आर्टिकल्स 280 आर्टिकल्स 1 बाय 1 मेंशन है। इस 18th अमेंडमेंट से पहले हमारे कंट्री के ओरिजिनली 7 स्केड्यूल्स थे, लेकिन अमेंडमेंट के बाद ये स्केड्यूल्स कम हो गए, 5 हो गए आफ्टर 18th अमेंडमेंट। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया वो ये कहा गया कि पाकिस्तान में जो सिस्टम है गवर्नमेंट का वो फेडरल होगा। गवर्नमेंट का सिस्टम डिफरेंट तरह का आता है, जैसे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या कॉन्फेडरेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन पाकिस्तान में ये कहा गया कि फेडरल सिस्टम होगा। फेडरल में क्या है कि एक सेंटर होगा, जैसे फेडरल है हमारा इस्लामाबाद, और नेक्स्ट प्रोविंसेस होंगे फेडरेशन के अंडर, मींस सेंटर के अंडर नेक्स्ट प्रोविंसेस होंगे। कुछ पार्ट्स फेडरल के पास होंगी और कुछ पार्ट्स प्रोविंसेस के पास होंगी। तो शुरू से ही हमारे तमाम कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था वो फेडरल ही था। तो पाकिस्तान में जो फेडरेशन है वो 4 प्रोविंसेस की बनी, पंजाब, सिंध, केपीके और बलूचिस्तान। केपीके को पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान कहा जाता था, सूबा सरहद, अब इसको केपीके कहा जाता है। तो 4 सूबे और सेंटर, मींस पाकिस्तान में फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होगा अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। सेकंड फीचर इज दैट कि पाकिस्तान में जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और एक है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो वो पाकिस्तान में कहा गया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा। एक होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम और एक होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। दो ही कंडीशन हो सकती हैं कि या तो ज्यादा पार्ट्स पीएम के पास होंगी या फिर ज्यादा पार्ट्स प्रेसिडेंट के पास होंगी। एक हेड ऑफ स्टेट है और एक हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, तो किसी के पास भी ज्यादा पार्ट्स हो सकती हैं। अगर प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पार्ट्स होंगी तो उस गवर्नमेंट सिस्टम को हम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहेंगे, और अगर पीएम के पास ज्यादा पार्ट्स होंगी तो उसको पार्लियामेंट्री सिस्टम कहा जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट का फॉर्म होगा वो पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा। मींस पाकिस्तान में गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री होगी, जिसमें एग्जीक्यूटिव पावर ज्यादा से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर के पास होंगी। पहले दो कॉन्स्टिट्यूशन जो 1956 का और 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन था, उन दोनों में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर था, मीन एक ही हाउस था पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट में एक ही हाउस था और वो था नेशनल असेंबली यानी लोअर हाउस, जिसमें लेजिस्लेशन की जाती थी। लेकिन फेडरल सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में 2 हाउसेस बनाए गए। इसीलिए इसको बाइकैमरल लेजिस्लेचर कहा जाता है कि जो लेजिस्लेचर है, मींस जो लेजिस्लेशन करता है पाकिस्तान का जो इंस्टीट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी लेजिस्लेशन करती है, वो 2 हाउसेस पर कंसिस्ट होगी। फर्स्ट इज द नेशनल असेंबली एंड द सेकंड इज सेनेट। नेशनल असेंबली को लोअर हाउस कहा जाएगा और सेनेट इज द अपर हाउस। जो नेशनल असेंबली के मेंबर है वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, लोग इलेक्ट करते हैं उनको, जिस तरह से डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोटिंग की जाती है, तो यही लोग होते हैं जिनको वोटिंग की जाती है। एक प्रोविंशियल मेंबर होता है और एक नेशनल असेंबली का मेंबर होता है। नेशनल असेंबली के मेंबर को हम एमएनए कहते हैं और प्रोविंशियल मेंबर असेंबली के मेंबर को हम एमपीए बोलते हैं। तो मेंबर्स जो नेशनल असेंबली के वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं बाय द पीपल 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। तो जो लोअर हाउस है उसका काम लेजिस्लेशन करना है और गवर्नमेंट को बनाना है। ये सब हमने एक अलग वीडियो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि किस किस प्रोविंस के पास कितनी कितनी सीट्स हैं, नेशनल असेंबली में भी और सेनेट में भी। नेशनल असेंबली में सीट्स तो होंगी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, बट सेनेट में तमाम प्रोविंसेस के पास इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी, फेडरल सीट्स भी होंगी। तो जो मेंबर है सेनेट के वो भी डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। आते हैं वो कहाँ से? प्रोविंशियल असेंबली से। प्रोविंशियल असेंबली से ये आते हैं तमाम के तमाम मेंबर ऑफ सेनेट। इनका काम क्या होता है? इनका काम चेक एंड बैलेंस रखना होता है। वैसे तो इतनी पावर्स नहीं है इस वक्त पाकिस्तान के सेनेटर्स के पास जितनी पावर्स, जैसे हमने ये मेथड जो है सेनेटर्स का मेथड यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ही ड्राइव किया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए ने जितनी सेनेटर्स को पावर दी है इतनी पाकिस्तान में सेनेटर्स के पास पावर नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, मेंबर ऑफ सेनेट जो है वो रिव्यू करेंगे द एक्ट्स मेड बाय नेशनल असेंबली, कि नेशनल असेंबली जो एक्ट बना रही है उनको रिव्यू करना काम है सेनेटर्स का। तो इस वक्त पाकिस्तान में नेशनल असेंबली के मेंबर्स की तादाद 342, मींस अब तो डिसॉल्व हो चुकी है नेशनल असेंबली, पर जो थे वो 342 थे मेंबर्स। मतलब अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल असेंबली के मेंबर 342 होने चाहिए और सेनेट के मेंबर्स की तादाद जो है वो 104 है अभी, और सेनेट तो अभी कंटिन्यू है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ना तो इतना रिजिड है और ना ही इतना फ्लेक्सिबल है। आर्टिकल 239 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकती है। तो जस्ट 2/3 मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट से फॉर अमेंडमेंट इन इट, मतलब सेनेट और नेशनल असेंबली से 2/3 मेजोरिटी चाहिए अमेंडमेंट के लिए, कि अगर कोई अमेंडमेंट पेश करे कोई भी लेजिस्लेटर तो उस अमेंडमेंट को अप्रूव होने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए फ्रॉम द पार्लियामेंट। और ये सारा जो है वो आर्टिकल 239 में मेंशन है और नेक्स्ट पूरा प्रोसीजर भी लिखा गया है कि अमेंडमेंट किस तरह से की जाएगी। तो ऑलमोस्ट ना तो इतना रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का और ना ही फ्लेक्सिबल है, बल्कि ये इन बिटवीन है। इसके बाद है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स तमाम सिटीजन्स के बुनियादी हकूक हैं जो उनके पास होने चाहिए, जैसे राइट ऑफ प्रॉपर्टी, राइट ऑफ एजुकेशन या राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये तमाम फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 ने। तो आर्टिकल 8 से लेकर आर्टिकल 28 तक, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 8 है वहां से लेकर आर्टिकल 28 तक तमाम फंडामेंटल राइट्स को 1 by 1 डिस्कस किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, इलेबोरेटली डिस्कस किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है फंडामेंटल राइट्स टू सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान। द नेक्स्ट सेलिएंट फीचर इज इमरजेंसी प्रोविजंस। तो इमरजेंसी प्रोविजंस को मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में ही इमरजेंसी प्रोविजंस को मेंशन किया गया था कि किस टाइम हमारे कंट्री में इमरजेंसी लग सकती है और कौन लगा सकता है।
तो आर्टिकल 232 से आर्टिकल 237 तक 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि कब कब और किस तरह से और कौन इमरजेंसी प्रोविजंस को इस्तेमाल कर सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो इमरजेंसी के बारे में बताया गया है वो नेशनल इमरजेंसी है, जैसे फाइनेंशियल इमरजेंसी, गवर्नर रूल हो गया। तो नेशनल इमरजेंसी में ये है कि कोई भी अगर वार की कंडीशन हो कंट्री में तो किस तरह से नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है प्रोटेक्ट करने के लिए कंट्री को। फाइनेंशियल इमरजेंसी जब कंट्री बिल्कुल बैंकक्रप्ट हो, बिल्कुल उसकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो जाए तो उस टाइम पे लग सकती है। एंड गवर्नर रूल जैसे अगर किसी भी प्रोविंस की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए तो उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट है वो गवर्नर रूल लगा सकते हैं या उसको अंडर फेडरल कर सकते हैं प्रोविंस को। इन तमाम इमरजेंसी की पावर्स का इस्तेमाल जस्ट प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं हमारे कंट्री में। उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियरली मेंशन है कि जुडिशरी मुकम्मल तौर पर इंडिपेंडेंट होगी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर दोनों पर नजर रखेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, और जुडिशरी का काम है कि वो सेफ गार्ड करे राइट्स ऑफ द पीपल, और जो लॉज बनाए जा रहे हैं हमारे लिए, आम लोगों के लिए, कॉमन पीपल के लिए, तो उन पे देखें कि वो वाकई अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन और अकॉर्डिंग टू लॉ हैं या फिर नहीं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सेलियंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब हम डिस्कस करेंगे इस्लामिक प्रोविजंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में। ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो इस्लामिक प्रोविजंस को मेंशन किया गया है हम उनको देखेंगे। फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जैसे हमने अपनी एक वीडियो में डिस्कस किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के पॉइंट्स को, तो वो तमाम अकॉर्डिंग टू इस्लामिक ही थे। जिन लियाकत अली खान ने जिनको प्रेजेंट किया था 1949 में, तो उस वक्त जो पहले से मौजूद एक्ट था उसको कंटिन्यू करेंगे। 1935 का एक्ट जो हमारे पाकिस्तान बनने से पहले सब कॉन्टिनेंट में, तो उसको आगे कंटिन्यू करना था, लेकिन वो एक्ट बनाया था ब्रिटिशर्स ने, तो उसमें इस्लामिक प्रोविजंस नहीं थी। तो इस्लामिक प्रोविजंस को शामिल करने के लिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बनाया गया था, जिसको फिर हमारे नेक्स्ट तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल का दर्जा दिया गया। लेकिन उसके बाद अमेंडमेंट के बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 1973 का सब्सटेंटिव पार्ट बना दिया गया। आर्टिकल 2A में इंक्लूडेड है अभी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। नेक्स्ट इस्लामिक प्रोविजन है इस्लाम एज अ स्टेट रिलीजन। तो पहले के कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन मौजूद नहीं थी, लेकिन 1973 के आर्टिकल 2 में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के आर्टिकल 2 में ये कहा गया कि इस्लाम वुड बी द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान, यानी अब कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात मेंशन कर दी गई कि इस्लाम ही पाकिस्तान का स्टेट रिलीजन होगा। एंड इन आर्टिकल 1 ये मेंशन किया गया, आर्टिकल 1 में ये मेंशन किया गया कि पाकिस्तान का नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान होगा। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में भी वैसे यही नेम था, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, बट इन सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन इसको डेमोक्रेटिक भी रखा गया, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और बाद में बहुत ज्यादा लोगों की तरफ से इसको नापसंद किया गया कि इस्लामिक हटा के डेमोक्रेटिक रख दिया गया है। तो फिर सदर अयूब खान ने अगेन अमेंडमेंट करके इसमें इस्लामिक का वर्ड भी इंक्लूड कर दिया था। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू से ही आर्टिकल 1 में मेंशन है कि पाकिस्तान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान होगा। एक और इंपॉर्टेंट इस्लामिक प्रोविजन वो ये कि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी शामिल की गई कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 199 के अकॉर्डिंग। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का काम ये है कि वो पार्लियामेंट को ये बताएगा, लॉज के अकॉर्डिंग उनको एडवाइस देगा कि हाँ ये लॉज इस्लाम के अकॉर्डिंग हैं या नहीं है। जो कि लॉज लेजिस्लेटर्स यानी नेशनल असेंबली या सेनेट बना रहे हैं, पार्लियामेंट जो लॉज बना रहे हैं वो लॉज अकॉर्डिंग टू इस्लाम हैं या फिर या नहीं है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में के अकॉर्डिंग शामिल किया गया, बनाया गया। इसके लास्ट इंपॉर्टेंट सेलियंट फीचर ये है इस कॉन्स्टिट्यूशन का कि पहले दोनों कॉन्स्टिट्यूशंस को एब्रोगेट कर दिया गया। 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन और 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट कर दिया गया, बट इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है इन आर्टिकल 6 कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट नहीं किया जा सकता। अगर एब्रोगेट करेंगे तो बहुत ज्यादा कैपिटल पनिशमेंट इसके लिए रखी गई है कि जो भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करेगा तो वो हाई ट्रीजन का मुतहम्मिल होगा। तो इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 6 एब्रोगेट नहीं किया जा सकता। तो ये थे इंपॉर्टेंट सेलियंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। इनको आप अपनी कहीं भी आंसर राइटिंग में मेंशन कर सकते हैं जहां भी रेलेवेंट प्रोविजन होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस का कंपैरिजन, 1956, 1962 एंड 1973 का कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस करेंगे हम। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।